हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ। आज जो है थोड़ा क्लास लेट हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चला गया था और वहां से अभी आया। तो आपके लिए मैं फिर से सेशन लेकर के आ गया हूं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन थे। मैकाले, डफरिन, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी शिक्षा के जनक जो थे वो मैकाले थे। ठीक है, मैकाले। और इस टाइम जो है, जब अंग्रेजी शिक्षा जब मैकाले थे इसके जनक, तो इस टाइम वायसराय कौन थे। तो इस टाइम जो मेरे भाई वायसराय थे, वायसराय वो आपके बेंटिक थे। ठीक है, इस टाइम वायसराय कौन थे, तो बेंटिक थे। ठीक है, बेंटिक, विलियम बेंटिक, बेंटिक। ठीक है। और बेंटिक से एक बात आप लोग याद रखेंगे, बेंटिक से एक बात याद रखेंगे, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया कब, तो 1829 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सती प्रथा का अंत कब किया है, तो 1829 में सती प्रथा को बैंड किया है। सेकेंड बात याद रखेंगे, इन्होंने ठगी प्रथा जो होता था ना, तो ठगी प्रथा का भी अंत किया है, बैंड किया है ठगी प्रथा को भी। और ठगी प्रथा कब किया है, तो 1830 में बैंड किया है ठगी प्रथा को। ठीक ना। एंड शिशु वध को भी इन्होंने अंत किया है। किसको, तो शिशु वध को, शिशु वध को भी इन्होंने अंत किया है। ठीक है। तो बेंटिक को इस तरह से याद रखिए कि बेंटिक जो है बैंड करने वाला काम किया है, बेंटिक बैंड से रिलेटेड है। और ये तीन चीज बैंड किया, एक तो सती प्रथा बंद किया, ठगी प्रथा बंद किया और एक शिशु वध को बंद किया। ठीक है, तो ये तीन काम जो है बेंटिक किए। ठीक है। और बेंटिक के समय में ही आपका पहला मेडिकल कॉलेज खुला था। आपसे पूछ लेगा कि पहला मेडिकल कॉलेज कब खुला, तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज बेंटिक के टाइम में ही खुला है, कॉलेज खुला। तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कब खुला है, तो बेंटिक के टाइम में ही खुला है। और कहां पे, तो कोलकाता में खुला है। ठीक है, कोलकाता में। ठीक, इतना बात क्लियर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे डफरीन। तो कांग्रेस के गठन के समय जो है वो डफरीन वायसराय थे। कांग्रेस के गठन के समय वायसराय, कांग्रेस के गठन टाइम वायसराय कौन थे, वायसराय। तो कांग्रेस के गठन के समय जो थे वायसराय वो आपके डफरीन थे। और महात्मा गांधी से वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि यंग इंडिया, यंग इंडिया इज अ बुक विच इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। ओके, यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया आप लोग एक याद रखेंगे महात्मा गांधी से। ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी याद रखेंगे महात्मा गांधी से। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी का ये शब्द क्या था, बुक था। ओके, बुक शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद एक था हरिजन, हरिजन ये भी महात्मा गांधी से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज यहां आप लोग नोटिस करो, देखो यहां पे मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया है, बट एक क्वेश्चन के साथ आपको जो है कम से कम कितने क्वेश्चन का, कम से कम 10 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। ठीक ना। देखिए, एक क्वेश्चन तो अंग्रेजी शिक्षा के जनक एक क्वेश्चन हुआ, वायसराय इस समय कौन थे, तो बेंटिक दो क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज खुला बेंटिक के टाइम में कोलकाता में तीन क्वेश्चन हुआ, सती प्रथा अंत हुआ चार, ठगी प्रथा अंत हुआ पांच, शिशुवध अंत छह, कांग्रेस के गठन के समय वायसराय डफरिन सात, यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा आठ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक महात्मा गांधी का है नौ, और महात्मा गांधी ने एक हरिजन पुस्तक लिखा 10। तो एक चीज देखिए, एक क्वेश्चन कराए हैं बट यहाँ पे कितना क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है, 10 क्वेश्चन और 10 आंसर क्लियर हुआ है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट नहीं करना, ये देखिए कि डिस्कशन कितना डिटेल में किया जा रहा है। और यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन में आपको 10 पॉइंट बताए हैं, 10 आंसर बताए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन फंसना ही फंसना ये तय है। ठीक ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, 1865, 1863, 1885, इनमें से कोई नहीं। तो पटना कॉलेज वीवीआई हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा एक डेट से रिलेटेड। तो पटना कॉलेज 1863 में आपका बन गया है पटना कॉलेज। कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो कांग्रेस का गठन जो मेरे भाई वो 1885 में हुआ है। कांग्रेस का गठन जो हुआ है तो 1885 में हुआ है। एंड कांग्रेस का गठन 1885। एंड कांग्रेस के जनक या फादर ऑफ कांग्रेस कौन है, तो कांग्रेस के जनक जो हैं आपके एओ ह्यूम हैं। ठीक है, कांग्रेस के जनक कौन है, तो एओ ह्यूम है आपके। ठीक है, तो कांग्रेस के जनक आपके एओ ह्यूम हैं। ठीक। तो पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ है, तो 1863 में पटना कॉलेज स्थापित हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, भारत छोड़ो, अच्छा आंदोलन छूट गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ,
8 अगस्त 1942, 14 जुलाई 1942 या 9 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो मेरे भाई वो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। एंड कहां से? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से। आपसे पूछ लेगा भारत छोड़ो आंदोलन कहां शुरू हुआ, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ठीक ना, स्टार्ट हुआ है। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्ताव जो रखा था ये गांधी जी ने रखा था, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने रखा था। उसके बाद देखिए इसका जो प्रस्ताव जो पारित हुआ है वो हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ वो 14 जुलाई 1942 को ही पारित हुआ था। प्रस्ताव पारित हुआ, तो आपसे पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। बट जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ है, ठीक ना। तो प्रस्ताव पारित हुआ है 14 जुलाई 1942 एंड भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट हुआ, अंग्रेजों के द्वारा जो है ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो है ना बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। स्टार्ट हुआ एंड बड़े नेता गिरफ्तार एवं जेल। तो देखिए 9 अगस्त 1942 को जो ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और बड़े नेता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। क्लियर है इतना बात? चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। किसी भी कोशिका का जीवित भाग कहलाता है, तो जीवित भाग क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डीएनए या इनमें से कोई नहीं। तो जीवित भाग जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है, ये शब्द किसने दिया, वर्ड जो ये शब्द दिया है वो पुरकिंजे ने दिया है। किसने दिया है? तो पुरकिंजे ने दिया है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो पुरकिंजे ने दिया, पुरकिंजे ने दिया, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया है प्रोटोप्लाज्म शब्द। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। कोशिका के जनक कौन है? तो कोशिका के फादर ऑफ सेल कौन है? रॉबर्ट हुक, लीवेनहुक, ऑल्टमैन, इनमें से कोई नहीं। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर, फादर ऑफ क्या कहते हैं, सेल। हु इज द फादर ऑफ सेल? तो कौन है फादर ऑफ सेल? तो वो आपके रॉबर्ट हुक हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है ना डेड सेल का खोज किया था, डेड सेल का खोज किया था, डेड सेल का खोज किया था। रॉबर्ट हुक जो थे डेड सेल का खोज किए थे। और कब किए थे? तो 1665 में, 1665 में जो है एक मृत कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। 1665 में मृत कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक। और लीवेन हुक क्या किए थे? तो ये जीवित कोशिका का खोज किए थे, जीवित कोशिका का खोज, मतलब ये जीवित सेल का खोज किए थे, जीवित सेल का खोज किए थे। तो आपसे पूछ लेगा कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक किया है, ठीक है। कब किया? तो 1665 में। और वो किस तरह का कोशिका था? तो वो मृत कोशिका था, ठीक है, जो कि एक बार्क में पाया गया था। बार्क मतलब समझ रहे ना, छाल में, पेड़ की छाल में पाया गया था, ठीक है। और फिर जो लीवेन हुक है उन्होंने जो किया था वो जीवित कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो लीवेन हुक ने किया है जीवित कोशिका का खोज। और आल्टमैन से याद रख लीजिए, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? तो डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा हुआ है? तो आल्टमैन के द्वारा हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है बताओ? माउंट एवरेस्ट, माउंट एलिजाबेथ, सेरमुख या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है मेरे भाई, तो वो आपका माउंट एवरेस्ट होने वाला है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, तो माउंट एवरेस्ट। और इसको जो है ना शेरमुख भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों आंसर देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट एंड शेरमुख दोनों, ठीक है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट को ना, माउंट एवरेस्ट को ही भारत में शेरमुख कहा जाता है। तो भारत में शेरमुख कहते हैं, शेरमुख, शेरमुख कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को भारत में क्या कहते हैं? तो शेरमुख कहते हैं, ठीक ना। माउंट एवरेस्ट को भारत में शेरमुख कहते हैं। दूसरी भी याद रखो, नेपाल में सागर माथा कहते हैं, सागर माथा। नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ठीक है।
तो सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है। थर्ड याद रख लो, तिब्बत में चोमुलुंगमा कहा जाता है। तिब्बत में चोमुलुंगमा, चोमुलुंगमा, ठीक है, चोमुलुंगमा कहते हैं, लुंगमा कहते हैं। तो तिब्बत में क्या कहते हैं, तो चोमुलुंगमा कहते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत में शेरमुख कहा जाता है, नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, तिब्बत में चोमुलुंगमा कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो माउंट एवरेस्ट की जो भाई ऊंचाई है वो 8848 या 8850 आप लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो दोनों में से जो भी दिखेगा आंसर लगा देना है, 8848 या 8850 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ठीक है। और ये कहां पर स्थित है, तो ये नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में कहां, तो नेपाल में स्थित है, नेपाल में सिचुएटेड है। आपसे पूछ लेगा कहां पे स्थित है आपका माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल में सिचुएटेड है। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। और इसी को शेरमुख भी कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। गुजरात के तट को जाना जाता है, कच्छ तट, कोरोमंडल तट, काकीनाडा तट, इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात के तट को जो कहते हैं वो कच्छ तट कहा जाता है। कच्छ तट गुजरात के तट को कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहाँ के तट को, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट। काकीनाडा तट कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश के तट को काकीनाडा तट। आंध्र प्रदेश के जो तट को वो काकीनाडा तट कहते हैं, ठीक ना। और तमिलनाडु के तट को जो है, तमिलनाडु के तट को जो है पायन तट कहते हैं। पायन तट, तमिलनाडु के तट को पायन तट कहते हैं, ठीक। इतना बात क्लियर हो गया। और देखिए गोवा और महाराष्ट्र के तट को, गोवा और महाराष्ट्र के तट को जो है कोंकण तट कहा जाता है। गोवा और महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है, तो कोंकण तट, कोंकण तट। तो गोवा और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है। और फिर केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो मालाबार तट। तो इतना बात आप लोग याद रख लेंगे। केरल को तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट। गोवा और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, और तमिलनाडु के तट को मेरे भाई पायन तट कहा जाता है। काकीनाडा तट आंध्र प्रदेश के तट को, कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को, और कच्छ तट गुजरात के तट को कहा जाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, विश्व की सबसे ऊंची झील, तो विश्व की सबसे ऊंची झील मेरे भाई टीटी, काका, बैकाल, सुपीरियर, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे ऊंची झील जो हो जाएगी वो आपकी होती है कौन सी, तो टीटी काका जो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा झील होता है, ठीक है। बैकल नहीं, यहाँ पे बेकाल होगा, बेकाल, ठीक है। तो बेकाल झील विश्व का सबसे ऊंचा झील टीटी काका, और बेकाल झील जो है विश्व का सबसे गहरा झील है, वर्ल्ड का सबसे जो है गहरा झील, सबसे गहरा झील। तो विश्व का सबसे गहरा झील पूछ लेगा तो बेकाल झील बोल देना है, ठीक ना। और बेकाल झील कहाँ पे है मेरे भाई, तो ये रूस में है, रशिया में है। कहाँ है, रशिया में है बेकाल झील आपका। सुपीरियर झील क्या है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व की, वर्ल्ड का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, ठीक है। वर्ल्ड का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, बड़ा झील। विश्व का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो आपका सुपीरियर झील है, ठीक है। देखिए कितना सारा आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में देखिए डिस्कस कितना किया जा रहा है, तो इस चीज को नोटिस करते हुए चलेंगे आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, कैस्पियन, सुपीरियर, बेकाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खारे पानी की, विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील पूछा है ना, तो विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील जो हो जाएगा वो कैस्पियन सागर होता है, कैस्पियन सागर। सुपीरियर क्या है, तो विश्व का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, विश्व का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। विश्व का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो सुपीरियर झील। और विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील तो कैस्पियन सागर। एंड बेकाल झील क्या है, तो सबसे गहरी झील, विश्व का सबसे गहरा झील, विश्व का सबसे गहरा झील। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है, तो बेकाल झील है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। बेकाल झील रूस में है, ये भी याद रखते हुए चलिए। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अब भारत का मीठे पानी का पूछ लिया है, इस चीज को ध्यान दो। विश्व था, भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, वूलर, चिल्का, बेकाल, इनमें से कोई नहीं।
तो भारत का सब मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो आपका वो वुलर झील होने वाला है, ठीक है। और वुलर झील कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में आपका जो है वुलर झील देखने को मिल जाता है। तो वुलर झील जम्मू कश्मीर, भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, तो जम्मू वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील, तो इंडिया का खारे पानी का सबसे बड़ा झील आपका चिल्का झील है। इंडिया का खारे पानी का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील, तो इंडिया का खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो चिल्का झील है। और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है आपका वुलर झील है। और चिल्का झील आपका कहाँ पर है मेरे भाई, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपका चिल्का झील है, ठीक है। बेकाल झील में याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा क्या कहते हैं, विश्व का सबसे गहरा झील है। विश्व का सबसे गहरा झील तो आपका बेकाल झील है। विश्व का सबसे गहरा झील क्या है, तो बेकाल झील, ठीक है। तो अब देखिए भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील, भारत का खारे खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, और ये कहाँ उड़ीसा में, और बेकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील। तो आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा और अच्छे से आपको समझ में आया भी होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। और आज थोड़ा कम क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि आज हम थोड़ा बाहर गए हुए थे, तो इसलिए क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाए थे। तो कल से फिर से आपको 20 क्वेश्चन कराया जाएगा। आज थोड़ा कम क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान में नहीं रखेंगे आप लोग। कल से जो है आपको टाइम पे भी मिलेगा 7 बजे, और 20 क्वेश्चन भी कराया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन अच्छे से, ठीक ना। आज थोड़ा नहीं कर पाए थे क्वेश्चन, तो इसलिए आज कम क्वेश्चन कराया गया है। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने किसी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।